हाय एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मैं हूं वैशाली, जीके एंड करंट अफेयर्स मेंटर। वेलकम टू सीयूटी बाय अड्डा 24/7। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं यूनियन बजट 2024-25 के बारे में। और बात करेंगे उससे पहले हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है यूनियन बजट होता क्या है। अभी हाल फिलहाल में हमने 3 महीने पहले इंटरिम बजट भी देखा था और आज हम यूनियन बजट यहाँ पर देख रहे हैं। और यूनियन बजट को भी समझने से पहले हमें इकोनॉमिक सर्वे समझना पड़ेगा जो एक दिन पहले रिलीज होता है ना। तो सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे की बात करें उससे पहले गुजारिश है, एक बार फटाफट से धुआंधार तरीके से सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सीयूटी अड्डा 24/7 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। सो गाइज, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इकोनॉमिक सर्वे बाय एन एग्जांपल, राइट। तो इकोनॉमिक सर्वे, जब भी हम इकोनॉमिक सर्वे की यहां पर बात करते हैं तो हम यहां पर देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए ईयर 2023 है, ईयर 2024 है और ईयर 2025 है, ठीक है। आप एक यहां पर आप 2024 में बैठे हुए हैं। 2023 में आपकी मम्मी ने आपको 100 रुपए दिया। अब मम्मी ने बोला, भाई हम तुम्हें 100 रुपए दे रहे हैं, अब तुम्हें आगे चल के इसको अपने हिसाब से इसको बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड्स में इसको खर्च करने हैं। उस 100 रुपए को बेटा तुमको खर्च कर देने हैं। अब तुमने क्या किया, तुमने दिमाग लगाया, तुमने 10 रुपए अपने दोस्त को दे दिया, 10 रुपए तुमने अपने एजुकेशन पे लगा दिया, 10 रुपए तुमने अपने हेल्थ पे लगा दिया, 10 रुपए तुमने पार्टी शार्टी कर ली। ऐसे करते करते तुमने काफी ज्यादा पैसा यहाँ पे अपने खर्च कर दिए। अब तुम्हारे पास 80 रुपए बचे। अब 2024 में जब तुम आ जाओगे तो 2024 में तुम्हारी मम्मी यहाँ पर जब तुम्हें पैसा देगी, जब तुम्हें यहाँ पे अगर पैसा बोले तो कैपिटल है ना, यहाँ पे जब तुम्हें पैसा देगी और वो देखेगी कि तुमने 2023 में जो हमने अपने बच्चे को 100 रुपए दिया था उसने किस हिसाब से उसको खर्च किया। तो यहाँ पे मम्मी बैठ के पिछले साल का डेटा देख रही है तुम्हारा कि तुमने किस तरीके से खर्च किया, तुमने कहाँ कहाँ पे खर्च किया, उसी हिसाब से तुम्हें 2024 में ये देगी पैसा, ठीक है। तो अब ये जो पिछले साल का डेटा है ये हमारा क्या बताता है बेटा, जो पिछले साल का डेटा है यानी प्रीवियस ईयर डेटा, यानी प्रीवियस डेटा अगर कह ले तो प्रीवियस डेटा हमारा इकोनॉमिक सर्वे यहां पर बताएगा। और यूनियन बजट की बात करें, सिंपल टर्म्स में, लेमैन लैंग्वेज में बात करें, जो आने वाले साल का डेटा है, किस तरीके से हम अपने पैसे को खर्च करेंगे, किस तरीके से हम अपने कैपिटल को खर्च करेंगे, वो हमारा यूनियन बजट हमारा बजट बताता है। यानी पिछले साल का डेटा इकोनॉमिक सर्वे और पिछले साल का डेटा ही बर्ड आई व्यू देता है हमारे यूनियन बजट के लिए। बर्ड आई व्यू का मतलब है कि हमें थोड़ा सा अंदाजा लगवाता है कि किस तरीके से हमें आगे अपने जो कैपिटल है उसको खर्च करना है, उसको कहाँ कहाँ किस किस सेक्टर्स में लगाना है। तो पिछले साल का डेटा देखते हुए ही हम आने वाले साल की चीजों को तय करेंगे, है ना। तो पिछला साल इकोनॉमिक सर्वे, आने वाला साल हमारा क्या होता है, बजट। अब ये जो साल का है ये हम डिटरमाइन करते हैं फाइनेंशियल ईयर से। अब जब भी हम फाइनेंशियल ईयर की यहाँ पर बात करेंगे, देखो फाइनेंशियल ईयर इज इंपॉर्टेंट टर्म बिकॉज फाइनेंशियल ईयर, वैसे ही फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और एंड कब होता है, 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर एंड हो जाता है। 1 अप्रैल यानी इस साल का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हुआ और एंड कब होगा, 31 मार्च 2025 में। और उसके बाद स्टार्ट होगा फिर 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक। तो ये हमारा फाइनेंशियल होता है जिसे हम वित्तीय वर्ष बोलते हैं। अब यहाँ पे इस बार का सिनारियो थोड़ा सा अलग था। मैंने आपको इंटरिम बजट के बारे में बताया था। तो गाइज, अभी आप सभी को पता है इस साल हमारे इलेक्शंस थे, लोकसभा इलेक्शंस। तो इलेक्शंस की वजह से फाइनेंशियल ट्रेजेक्टरी, हमारे इंडिया की फाइनेंशियल ट्रेजेक्टरी को मेंटेन करने के लिए हमने इंटरिम बजट यहाँ पे लॉन्च किया। अब इंटरिम बजट का मतलब है वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। कुछ ही समय के लिए जो बजट पब्लिश हुआ उसको इंटरिम बजट कहा गया ताकि हमारे इंडिया का, हमारा भारत का, हमारी कंट्री का फाइनेंशियल ट्रेजेक्टरी जो है वो मेंटेन रह सके, ठीक है। और वहां पे लिखा हुआ था इंटरिम बजट में कि जैसे ही लोकसभा इलेक्शंस ओवर होंगे उसके बाद हम यहाँ पर जो हमारा एक्चुअल यूनियन बजट है
उसको हम पब्लिश करेंगे। तो अगर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए देखा जाए, ये जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है ये आपके सारे एग्जाम्स से रिलेटेड है। सीयूटी, सीयूटी पीजी, आपके वन डे एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, बैंक, एसएससी, सारे एग्जाम्स के लिए ये सेशन बहुत 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 ज़्यादा यहाँ पर यूजफुल रहने वाला है। देखिए यूनियन बजट बहुत लंबा है, लेकिन उसमें जो की हाइलाइट्स हैं आज के सेशन में हम उस की हाइलाइट्स को देखेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम यहाँ पर बढ़ते हैं अपने अपने यूनियन बजट की ओर। और उससे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि हमारा अड्डा 24/7 का ऐप है। आप सभी लोग अड्डा 24/7 के ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे प्ले स्टोर से। यहाँ पे आपको डेली क्विजेस, मैगजीन, नोट्स, आर्टिकल, करंट अफेयर्स, जॉब अलर्ट, सब्जेक्ट वाइज क्विजेस, प्रीमियम स्टडी मटेरियल, पावर कैप्सूल, वीडियोस वगैरह सब कुछ मिल जाने हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं हम यूनियन बजट 2024-25 की। हमारी हाल ही में माननीय हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन। तो निर्मला सीतारमन जी ने इस बार यहाँ पे प्रेजेंट किया है हमारा यूनियन बजट 2024-25। कब किया है? 23 जुलाई 2024 को किया है। और ये मार्क करता है इनका 7th कॉन्जिक्यूटिव प्रेजेंटेशन, यानी 7 बार से ये करती आ रही है। अच्छा, जो की अनाउंसमेंट हुआ है इसमें जो बजट का फोकस है, जो यूनियन बजट का फोकस है वो बेसिकली हमारा पुअर पे है, विमेंस पे है, महिलाओं के लिए है, जो हमारी यूथ है, ठीक है, जो हमारे युवा हैं उन पे है, और हमारे जो किसान भाई हैं यानी फार्मर्स हैं उन पे काफी ज्यादा यहाँ पर फोकस किया गया है। साथ ही साथ निर्मला सीतारमन जी ने आउटलाइन किया है प्लान कि हम इस बार जो अपना एक्सपेंडिचर है यानी जो अपनी स्पेंडिंग्स है हम कहाँ कहाँ पे लगाएंगे। हम यहाँ पे जनरेट करेंगे जॉब्स, ठीक है। तो एज एन आइनरी टू से इस बार का जो इलेक्शन हुआ उसका रिजल्ट भी काफी डिविएटिंग लगा, और इलेक्शंस के रिजल्ट्स को भी देखते हुए और पिछले साल के डेटा को भी देखते हुए यहाँ पे यूनियन बजट इस बार दिया गया। तो भाई यहाँ पे जॉब्स को जनरेट करेंगे और ऑफर करेंगे मिडिल क्लास रिलीफ। साथ ही साथ यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगले 5 साल में हम काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस लाएंगे, जो हमारे टैक्स पेयर्स भी हैं, जो यहाँ पे टैक्स पे कर रहे हैं, और जो उनके रेट्स हैं उसमें भी हम काफी ज्यादा बदलाव लाने की यहाँ पर बात की जा रही है। अच्छा, नई नई स्कीम्स को भी लॉन्च किया क्या, ताकि हम एग्रीकल्चर, जो हमारे मेजर जो रोड एंड एक्सप्रेसवेज प्रोजेक्ट्स हैं बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए, ठीक है, इस चीज को भी यहाँ पर देखते हुए अनाउंस किया गया है। सारी चीजों को बहुत ही डिटेल्ड में समझेंगे चीजों को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे ये जो सेशन है बाइलिंगुअल है, क्योंकि इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों के लिए है, तो मैं इसको हिंदी में भी आपको यहाँ पे कन्वर्ट करके बताती हूँ। तो देखिए मंगलवार को वित्तीय मंत्री यानी 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने संसद में केंद्रीय बजट 2024 यहाँ पे पेश किया है, और यहाँ पे लगातार इनका 7वीं बार यहाँ पे ये बजट पेश कर रही है। साथ ही साथ जो मुख्य घोषणा है उसमें गरीब महिलाएं, युवा और जो किसान है उन पे भी बजट के फोकस पर उजागर किया गया है। सीतारमन जी ने खर्च बढ़ाने, रोजगार पैदा करने और जितने भी आपके मध्यम वर्ग है उनको राहत देने की योजना को रूपरेखा तैयार किया है, जिसमें अगले 5 वर्ष तक व्यापक रोजगार सृजन और कर स्लैब और दरों में महत्वपूर्ण बदलाव की उम्मीद की जा रही है। साथ ही साथ जो आपके कृषि है, कृषि को भी बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं और बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए प्रमुख सड़क और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की भी घोषणा की गई है। एक चीज आप इसमें याद रखिएगा, ये हाईलाइट है। अब हम इसमें अंदर की चीज पढ़ेंगे, आपको इतना पता होना चाहिए कि हाँ क्या है हमारे बजट में, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 चीजों को बेहतर तरीके से डिस्कस करते हैं। ये हमारा एक यूनियन बजट 2024-25 का एक ग्लांस है। कितना रेवेन्यू था, कितना कैपिटल था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, और एक्चुअल में 2022-23 में क्या था, फिर उसको रिवाइज किया गया एस्टिमेट 2023-24 में, और अब फाइनली जो हमारा 24-25 में जो बजट है वो कितना है, क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बजट एस्टिमेशन की बात करें 2024-25 के लिए, तो यहाँ पे जो टोटल रेसिप्ट है अदर दैन दी बोरोइंग की बात करें वो 32.07 लाख है, यानी यहाँ पे उधार के अलावा कुल जो प्राप्तियां हैं वो 24.07 लाख करोड़ रुपए है। टोटल एक्सपेंडिचर यानी कुल व्यय कितना है, 48.21 लाख करोड़ है। नेट टैक्स रेसिप्ट यानी शुद्ध कर प्राप्ति कितनी है, 25.83 लाख करोड़ से। यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट की बात की जा रही है,
व्हाट डू यू मीन बाय फिस्कल डेफिसिट? देखो एकदम लेमैन की भाषा में बात करें तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब सिर्फ इतना होता है कि टोटल जो हमारी इनकम है माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, इसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। यानी जब गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट की इनकम है, ठीक है, नहीं, जब क्या एक्चुअल में क्या होता है, जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है उनकी इनकम से, तो हम फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो तुम्हारे पास 50 रुपए है लेकिन तुम्हारे पास खर्चा 100 रुपए का, तुम्हें खर्च 100 रुपए करना है, तो यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट हो जाता है। यानी जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स हैं, अगर वो उनकी टोटल इनकम से ज्यादा है तो उसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। इन अ शॉर्ट टर्म, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, तो इसको हम फिस्कल डेफिसिट कहेंगे। तो ये 4.9% है हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। यानी देखा जाए तो बेसिकली ये आपका जो राजकोषीय घाटा है वो सकल घरेलू उत्पाद से 4.9% है, यानी 4.9% है। अब गवर्नमेंट का एम क्या है कि हम फिस्कल डेफिसिट को 4.5% मतलब कि नीचे ले आए नेक्स्ट ईयर तक। यानी सरकार का लक्ष्य अगले वर्ष घाटे को 4.5% से नीचे लाने की घोषणा की गई है। अब इसमें एक चीज और है, जो आपका इन्फ्लेशन है यानी जो मुद्रास्फीति है वो अगर हम एक मिनट, अगर हम यहाँ पे बात करें, इन्फ्लेशन कंटिन्यूज टू बी लो, यानी जो मुद्रास्फीति है उसको कम करने की बात की गई है। ये ये कम रही है और ये स्टेबल है एंड मूविंग टुवर्ड्स दी 4% टारगेट। और ये बेसिकली अगर बात करें ये स्थिर बनी हुई है और 4% के लक्ष्य की ओर यहाँ पर बढ़ रही है। और मुख्य जो मुद्रास्फीति है वो 3.1% है। यानी जो इन्फ्लेशन है वो मतलब इट इज बीइंग कंटिन्यूअसली लो एज वेल एज स्टेबल, और वो 4% जो उसका टारगेट है वो यहाँ पर हो रहा है। और अभी अगर देखा जाए तो जो इनका कोर इन्फ्लेशन है यानी नॉन फूड नॉन फ्यूल, ये आपका 3.1% ही है। अभी जो बजट है इस बार का, जो यूनियन बजट है, इसका प्रीमियम फोकस किस पे है? एम्प्लॉयमेंट पर है, स्किल्स पर है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पर है और आपके मिडिल क्लास पर है। यानी बजट में यहाँ पे रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग के ध्यान यहाँ पर केंद्रित किया जा रहा है। देखिए, मैं इंग्लिश हिंदी क्यों मैं बता रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ऑल ओवर इंडिया से बच्चे देखते हैं और यहाँ पे कुछ इंग्लिश मीडियम कुछ हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, तो किसी भी हमारे मीडियम के बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम दोनों बाइलिंगुअल में आपको बता रहे हैं एक एक चीज, ठीक है। उसके साथ ही साथ ये बेसिकली जो हमारे इस जो यूनियन बजट है वो देखिए, इसमें 5 स्कीम्स हैं बेसिकली आपके एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग के लिए। इस बार के यूनियन बजट 2024-25 में 5 स्कीम्स यहाँ पे रखी गई हैं एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग के लिए, क्योंकि एक मेजर कंसर्न है हमारे यूथ में, हमारे इंडिया में, एट ऑल द एज ग्रुप्स, है ना। तो अगर हम बात करें जो प्राइम मिनिस्टर का पैकेज ऑफ दी 5 स्कीम्स और इनिशिएटिव है आपके एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग और अदर अपॉर्चुनिटीज के लिए, इसके लिए 4.1 करोड़ यूथ जो है वो अगले 5 साल तक उनको काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मिलने वाली हैं इन 5 स्कीम्स और इनके जो इनिशिएटिव्स हैं। स्कीम ए की बात करें, स्कीम ए आपका फोकस करता है फर्स्ट टाइमर्स पर, यानी 1 month सैलरी ऑफ अप टू 15,000 टू बी प्रोवाइडेड इन दी 3 इंस्टॉलमेंट टू दी फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज एज रजिस्टर्ड इन ईपीएफओ। साथ ही साथ स्कीम बी की बात करें, जॉब्स क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग, यानी मैन्युफैक्चरिंग में जॉब क्रिएशन की बात की जा रही है। इंसेंटिव टू बी प्रोवाइडेड as specified scale directly both the employer and the employee with respect to their EPFO contribution in the first 4 years of employment। अभी बताते हैं हिंदी में भी, परेशान मत हो। स्कीम सी, सपोर्ट टू बी एम्प्लॉयर्स, ठीक है, हमारे जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको भी सपोर्ट करने की बात की जा रही है, इन विच गवर्नमेंट टू रिम्बर्स up to 3,000 per month to 2 years up to EPFO's sponsored scheme for the skilling। यानी यहाँ पे years to the EPFO contribution of employees for each additional employee। साथ ही साथ न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर द स्किलिंग, 20 lakh youth to be skilled over 5 years period, 1,000 industrial training institute to be upgraded in hub and spoke arrangement। साथ ही साथ न्यू स्कीम फॉर internship in 500 top companies
to 1 करोड़ यूथ इन दी 5 years। यानी यहाँ पे जो बात की जा रही है, अब हम थोड़ा सा देखेंगे। देखिए 5 साल की अवधि में लगभग 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार की बात की गई है, कौशल विकास की बात की गई है, और अन्य अवसरों के लिए जो प्रधानमंत्री की 5 योजनाएं हैं, यानी जो 5 स्कीम है, उसकी पहल को यहाँ पे उसके पहल की यहाँ पर बात की गई है। सबसे पहले स्कीम ए की बात की जाए, यानी योजना ए की बात की जाए, तो पहली बार नौकरी कराने वाले, यानी ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार नौकरी करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं, उनको 3 किश्तों में 15,000 रुपए तक की 1 महीने का वेतन दिया जाएगा। ये पहली स्कीम हो गई। दूसरा जो यहाँ पे बात की गई है, इसमें विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन की बात की गई है, जिसमें रोजगार यानी मैन्युफैक्चरिंग में जॉब अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने की बात की गई है। अब यहाँ पे रोजगार के पहले 4 वर्षों में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों और उनके ईपीएफओ अंशदान के संबंध में सीधे निर्दिष्ट पैमाने पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। योजना सी में क्या हुआ है, जितने भी आपने यहाँ पे जितने भी नियोक्ताएं हैं उनको सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें सरकार प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए नियोक्ता के ईपीएफओ अंशदान के लिए 2 साल तक 3,000 रुपए प्राप्ति जो आपका 3,000 रुपए है वो प्रति माह तक की यहाँ पे प्रतिपूर्ति करेगा। कौशल विकास के लिए नई केंद्र जो यहाँ पे प्रयोजित है वो योजना दी जा रही है। 5 साल तक की अवधि में लगभग 20 लाख युवाओं के लिए कौशल विकास दिया जाएगा। ये इनकी स्कीम्स है जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ 1,000 जितने भी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है उनको हब और स्पोक व्यवस्थाएं भी अपग्रेड किया जाएगा, और 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को 500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप की भी यहाँ पे बात की गई है। कुल टोटल अगर देखा जाए, देखिए हम यहाँ पर समझें तो बेसिकली ये जो स्कीम्स यहाँ पे जो यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी वो बेसिकली हमारे एम्प्लॉयमेंट के लिए की जाएगी, और जो आपकी स्किल्स है, आपके स्किल्स को किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, आपके स्किल्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे सारी चीजें की जा रही है। यानी जॉब अपॉर्चुनिटीज बेसिकली प्रोवाइड की जाएगी बाय अपग्रेडिंग योर स्किल्स। ठीक है, तो इस चीज की यहाँ पर बात की गई है। साथ ही साथ इस बार का जो बजट है उसमें 9 प्रायोरिटीज है। हमने पिछले साल का जो बजट देखा था वो सप्तऋषि देखा था, यानी 7 प्रायोरिटीज थी, लेकिन जो इस बार का यूनियन बजट 2024-25 है, इसमें हमने 9 प्रायोरिटीज की बात की है, जिसमें पहली जो प्रायोरिटी है वो है प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलेंस इन दी एग्रीकल्चर, यानी खेती की बात की गई है। यहाँ पे भी हम प्रोडक्टिविटी और रेजिलेंस लेकर आएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो सेकेंड एक फोकस है वो है एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग पर, जो अभी हमने बात किया कुछ स्कीम्स के बारे में, जो यहाँ पे जो हमारे यूथ हैं या हमारे डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट और उनके स्किल्स को एनहांस करते हुए जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएगी। उसके साथ ही साथ जो थर्ड हमारा केस बनता है वो है इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, और इसके बाद फोर्थ हमारा जो फोकस है वो है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज पर। 5वां जो फोकस है वो अर्बन डेवलपमेंट पर है। 6वां जो फोकस है वो एनर्जी सिक्योरिटी पर है। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमने फोकस यहाँ पे किया यूनियन बजट में, इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और साथ ही साथ जो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स होंगे उसके बारे में भी यहाँ पर बात की गई है। सो देयर आर बेसिकली ऑफ 9 सेक्टर्स इन विच वी आर गोइंग टू कवर दिस होल बजट, यूनियन बजट 2024-25, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम सबसे कुछ इंपॉर्टेंट जो हाइलाइट्स है यहाँ पर हम देखेंगे। बिल्कुल थोड़ा फोकस करेंगे गाइस। सबसे पहला जो हमारा फोकस है वो है रिवीजन इन दी टैक्स स्लैब अंडर दी न्यू टैक्स रेजिम। देखिए यहाँ पे 2024-25 का जो बजट है उसमें बेसिकली जो हमारा कर ढांचा है उसमें संशोधन किया जाएगा, और जिससे कि करदाताओं को लगभग 17,500 रुपए की यहाँ पे बचत होगी। इसमें जो न्यू टैक्स रेट्स हैं वो इस प्रकार हैं भाई, 0 to 3 लाख रुपीस के अंडर यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं है। 3 to 7 लाख रुपीस में 5% है। 7 to 10 लाख रुपीस में भाई 10% है। ठीक है, ये सारे हमारे नए टैक्स रेट है। 10 to 12 लाख रुपीस में
15% टैक्स की बात की गई, 12 to 15 लाख रुपीज में यहाँ पे 20% की बात की गई, और अब 15 लाख जिनका है वो भाई 30% टैक्स रेट्स यहाँ पर पे करेंगे। तो ये बेसिकली जो टैक्स स्ट्रक्चर है इसको रिवाइज यहाँ पे किया गया है, और टैक्स पेयर लगभग 17,500 अपना भाई यहाँ पे बचा पाएंगे, उनकी बचत होगी अगर देखा जाए तो अब आइए यहाँ पे बात करते हैं जो आपका कैपिटल गेन टैक्सेस है उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। सबसे पहले अगर शॉर्ट टर्म गेन्स टैक्स की बात करें ऑन स्पेसिफाइड फाइनेंशियल एसेट, ये इंक्रीज हुआ है 15% से 20%। अब जो आपके अदर रेट्स है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल एसेट्स पर, उसमें कोई चेंज नहीं आया, इट हैज बीन रिमेन अनचेंज्ड। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम लॉन्ग टर्म गेन टैक्स की बात करें, जितने भी एसेट्स हैं वो भाई यहाँ पे 10% से 12.5% हो गए हैं। साथ ही साथ जो एक्सेम्पशन लिमिट है कैपिटल गेन्स पर फॉर दी सर्टेन लिस्टेड फाइनेंशियल एसेट, ये इंक्रीज हो गया है ₹1 लाख से 1.25 लाख एनुअली। साथ ही साथ जो लॉन्ग टर्म यहाँ पे क्लासिफिकेशन है फॉर द लिस्टेड फाइनेंशियल एसेट्स ओवर दी 1 ईयर, फॉर अनलिस्टेड एंड द नॉन फाइनेंशियल एसेट्स इट्स 2 ईयर हो गया है। और अनलिस्टेड बॉन्ड्स की बात करें, डिबेंचर्स की बात करें, डेप्थ म्यूचुअल फंड्स की बात करें या मार्केट लिंक डिबेंचर्स की बात करें, ये अट्रैक्ट करेंगे एप्लीकेबल गेन कैपिटल गेन टैक्स रेट रिगार्डलेस ऑफ द होल्डिंग पीरियड, है ना, जितना इनका होल्डिंग पीरियड है उसके अलावा भी ये यहाँ पे अट्रैक्ट करेंगे। साथ ही साथ जो बजट है ये प्रपोज किया गया ताकि हम एंजल टैक्स को एबॉलिश कर सकें, जितने भी इन्वेस्टर्स क्लासेस है, ताकि हम स्टार्टअप्स और इनोवेशन को यहाँ पे प्रमोट किया जा सके। तो जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस बार का जो यूनियन बजट है अगर मोटा मोटा देखें तो उसमें एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग और नए स्टार्टअप्स और जॉब अपॉर्चुनिटीज की यहाँ पर बात की गई है, विच इज अ गुड थिंग विच वाज नॉट अर्लियर इन द इंटरिम बजट। इफ वी से इट वाज, बट इट वाज नॉट लाइक फोकस्ड ऑन इट, है ना। हमने डिफरेंट जैसे पिछले साल का इंटरिम बजट में हमने फोकस किया एग्रीकल्चर पर, हमने फोकस किया हेल्थ केयर पर, हमने फोकस किया रेलवेज पर, हमने फोकस किया टूरिज्म पर, बट इस बार का जो थोड़ा सा बजट यहाँ पर अलग और बहुत ही शानदार बजट यहाँ पर पेश किया गया है। ठीक है, आइए अगर हम आगे यहाँ पर बात करते हैं, हम यहाँ पे बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 25 के फिस्कल डेफिसिट की। ये बेसिकली आपका 4.9% ऑफ जीडीपी यहाँ पर हो चुका है, जैसे कि हमने हाइलाइट्स में देखा था। तो फाइनेंशियल ईयर 25 की बात की जाए, फिस्कल डेफिसिट ये यहाँ पे 4.9% ऑफ जीडीपी यहाँ पे इनको प्रोजेक्ट किया गया है, और डाउन फ्रॉम दी 5.1% इन द इंटरिम बजट। ठीक है, 5.1% इंटरिम बजट में अभी इसका 4.9% ऑफ जीडीपी यहाँ पर हो गया है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, बेसिकली अगर बात करें, कमिट किया जा रहा है कि हम इस डेफिसिट को 4.5% से लोअर लेकर आएंगे भाई, क्योंकि जितना कम यहाँ पे घाटा होगा उतना ज्यादा हमें बेनिफिट होगा। तो घाटा ही बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट, घाटा ही है एक तरीके का, कि जितनी टोटल हमारा इनकम है ना, उससे कहीं ज्यादा हमारी स्पेंडिंग्स है, तो वो भी हमारे लिए खतरा ही है, हमारे लिए सही बात तो है नहीं। तो 4.5% से कम होने की बात यहाँ पे की गई है। एक्सपेंडिचर को बनाया गया है, जो खर्च है वो हम रुपीज 48.21 ट्रिलियन यहाँ पे करेंगे, और जो रेसिप्ट है फाइनेंशियल ईयर 25 की वो प्रोजेक्ट की जा रही है रुपीज 32.07 ट्रिलियन। यहाँ पे एक बात यहाँ पे जानने की ये है कि जब भी हम फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं, हम यहाँ पे 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन इस बार के लोकसभा इलेक्शंस की वजह से 23 जुलाई को यहाँ पे यूनियन बजट पब्लिश हुआ, और अब ये आने वाले साल चलेगा। ठीक है, चलिए अगर हम इसका आगे बात करें, आगे देखते हैं। आगे जो हमारा नेक्स्ट फोकस है वो है कस्टम ड्यूटी रिडक्शंस पर, जहाँ पे गोल्ड और सिल्वर ड्यूटीज को रिड्यूस करके 6% कर दिया गया है, प्लैटिनम 6.4%, लिथियम कॉपर कोबाल्ट एक्सटेम किया गया है कस्टम ड्यूटी, यानी इसमें जो है इस पे बेसिकली कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा। एक्सपैंडेड लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेड कैपिटल गुड्स फॉर दी सोलर सेल एंड पैनल मैन्युफैक्चरिंग, यानी सौर सेल और पैनल विनिर्माण के लिए छूट प्राप्त पूंजीगत जो वस्तुएं हैं उनकी सूची का विस्तार यहाँ पे किया गया है। साथ ही साथ जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है स्पैंडिक्स यान वो रिड्यूस कर दिया गया है 7.5% से लेके 5% तक, और एक्सेप्ट्स कस्टम ड्यूटी ऑन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कनेक्टर्स
एंड ऑक्सीजन फ्यूज कॉपर, यानी कनेक्टर और ऑक्सीजन फ्यूज कॉपर के विनिर्माण पर सीमा शुल्क से यहाँ पे छूट यहाँ पर दे दी गई है। साथ ही साथ अगर हम आगे बात करें, एक और चीज जिसपे फोकस किया गया है वो है ड्यूटी कट्स ऑन दी मेडिसिन एंड दी मोबाइल फोन। जो कस्टम ड्यूटी है वो फुली एग्जेम्प्ट किया गया है, मतलब इस पे नहीं लगेगा। ऑन दी 3 एडिशनल कैंसर मेडिसिन, यानी 3 अतिरिक्त कैंसर दवाओं पर सीमा शुल्क की पूरी तरीके से माफ कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ जो मोबाइल डिवाइसेस हैं, एक्सेसरीज हैं, उस पे उसमें यहाँ पे रिड्यूस कर दिया गया है 15%, यानी मोबाइल उपकरण और सहायक उपकरण पर शुल्क घटाकर यानी 15% कर दिया गया है। और इंक्रीज कस्टम ड्यूटी ऑन दी प्लास्टिक प्रोडक्ट, यानी प्लास्टिक उत्पादों पर सीमा शुल्क जो है वो यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। एक जो बजट एलोकेशन यहाँ पे आंध्र प्रदेश और साथ ही साथ यहाँ पे बिहार के लिए किया गया है, इसको समझना थोड़ा सा ज़्यादा हमें ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर हमारे बजट को एलोकेट किया गया है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे सोशल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड है वो बेसिकली अनाउंस किया गया हमारे आंध्र प्रदेश के लिए विद अ बैकवर्ड रीजन ग्रांट फॉर दी 3 डिस्ट्रिक्ट्स, यानी आंध्र प्रदेश के लिए सामाजिक और बुनियादी ढांचे निधि की घोषणा की गई है, जिसमें 3 जिलों के लिए पिछड़ा क्षेत्र और अनुदान यहाँ पे शामिल किया गया। साथ ही साथ जो पैकेज है, पैकेज फॉर दी विजाज चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, यानी जो विजाज चेन्नई औद्योगिक गलियारे है उसके लिए पैकेज यहाँ पे बात की गई है पैकेज की। ₹15,000 करोड़ फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर अमरावती डेवलपमेंट विद द प्रोमिसेस फ्यूचर, यहाँ पे फ्यूचर फंडिंग की प्रोमिसेस यहाँ पे की गई है, यानी 15,000 करोड़ यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। किसको? अमरावती के डेवलपमेंट के लिए, और यहाँ पे फ्यूचर फंडिंग की भी बात के लिए प्रॉमिस किया गया है। ठीक है, साथ ही साथ ₹26,000 करोड़ रोड्स और एक्सप्रेसवेज के लिए दिया गया है बिहार में, और फंड्स को एलोकेट किया गया है टेम्पल्स के डेवलपमेंट के लिए बिहार और उड़ीसा में। तो ये थोड़ा सा हमारा बजट का एलोकेशन है आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए। अगर हम बात करें कुछ हमारे अदर एसेंशियल यहाँ पे बजट अनाउंसमेंट्स हैं, उसको थोड़ा सा धीमे धीमे अच्छे से थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें 100 न्यू ब्रांचेस ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक टू बी एस्टेब्लिश्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न, और जस्ट गिव मी अ सेकेंड। देखिए, सबसे पहले बात करें तो 100 नए ब्रांचेस जो है हमारे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ये एस्टैब्लिश किया जाएगा नॉर्थ ईस्ट में। 12 न्यू इंडस्ट्रियल पार्क्स क्रिएट किया जाएगा। ₹10 ट्रिलियन एलोकेट किया जाएगा ताकि हम 1 करोड़ हाउसेस जो है वो अर्बन पुअर एंड द मिडिल क्लास के लिए यहाँ पर बना सके। फाइनेंस मिनिस्टर एफएम मतलब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अनाउंस किया कि हम क्रिटिकल मिनरल मिशन की तरफ भी यहाँ पर जाएंगे, एंड जो आपका फर्स्ट ऑफशोर माइनिंग ब्लॉक्स है उसके ऑक्शन की भी यहाँ पर बात की गई है। रेंटल हाउसेस स्कीम्स की बात की गई है इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए पीपीपी मोड में। व्हाट इज पीपीपी मोड? बताइए, व्हाट इज पीपीपी मोड? बिल्कुल गाइस, बिल्कुल, हाँ, आपका एकदम अंदाजा सही है। इट इज पीपीपी मॉडल, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यहाँ पे पीपीपी मॉडल की भी बात की गई है, और मुद्रा लोन जो लिमिट है वो इंक्रीज किया गया फ्रॉम ₹10 लाख टू 20 लाख फॉर दोज हु सक्सेसफुली रीपेड लोन्स अंडर द तरुण कैटेगरी। साथ ही साथ 3 न्यू एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्कीम्स को भी प्रपोज किया गया विद ₹2 ट्रिलियन एलोकेशन फॉर द जॉब क्रिएशन ओवर द 5 ईयर्स। जो टारगेट किया जा रहा है 20 लाख यूथ, और इंक्रीज किया जाएगा विमेंस का पार्टिसिपेशन। साथ ही साथ ₹1.52 ट्रिलियन एलोकेट किया जाएगा एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स के लिए। न्यू 109 न्यू यील्डिंग एंड क्लाइमेट रेजिलेंट वेराइटीज ऑफ 92 फील्ड एंड कल्टिवेशन क्रॉप्स ये रिलीज किया गया फार्मर्स के लिए, एंड ₹3 ट्रिलियन एलोकेशन जो है विमेन सेंट्रिक स्कीम्स के लिए यहाँ पर अनाउंस किया गया। यानी अगर हम यहाँ पर देखें गाइज, अगर हम यहाँ पर बात करें तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, उत्तर पूर्वी में जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है उसमें 100 नई शाखाएं जो है वो स्थापित करने की बात की गई है। साथ ही साथ 12 नए औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे।
शहरी गरीबों और मध्यम वर्ग को यहाँ पे 1 करोड़ घर उपलब्ध कराने के लिए 10 ट्रिलियन रुपए यहाँ पे आवंटित किए जाएंगे। उसके साथ जो वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने एक महत्वपूर्ण खनिज मिशन और पहले अपतटीय खनन जो जितने भी ब्लॉक हैं उनको नीलामी की यहाँ पे घोषणा की गई, यानी ऑक्शन की यहाँ पर बात की गई है। पीपीपी मोड में औद्योगिक श्रमिकों के लिए यहाँ पे किराए के आवास की योजना तरुण श्रेणी के तहत सफलतापूर्वक ऋण चुकाने वाले के लिए मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख यहाँ पे कर दी गई है। उसके साथ ही साथ 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करने और महिलाओं की भागीदारी यहाँ बढ़ाने के लिए 5 वर्षों में रोजगार सृजन के लिए 2 ट्रिलियन रुपए के आवंटन के साथ 3 नई रोजगार संबंधी योजनाएं प्रस्तावित किया गया है। कृषि और संबंध क्षेत्रों के लिए 1.52 ट्रिलियन रुपए आवंटित किए गए हैं। किसानों के लिए लगभग 32 खेत और खेती की फसलों के 109 नई उच्च उपज वाली और जलवायु लचीली किस्में जारी की जाएंगी। महिला केंद्रित योजनाओं के लिए 3 ट्रिलियन रुपए के आवंटित की यहाँ पे घोषणा की गई है। तो गाइज अगर हम मोटा मोटा देखें तो जो हमारे फोकस्ड वाले सेक्टर हैं, जिन पे यहाँ पे जो 9 प्रायोरिटीज दी गई हैं हमारे वो बजट में, वो कौन कौन से हैं? जो नई प्रायोरिटीज हैं यहाँ पे बजट में, वो आपका प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर एक हमारी प्रायोरिटी है। दूसरी प्रायोरिटी एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग है, हम यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे। तीसरी जो हमारा फोकस है वो हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और जितने भी आपके सोशल जस्टिस वाले जो चीज़ें हैं उस पर भी यहाँ पे फोकस की गई है। जो मैं बता रही हूँ ये पूरा ऑल ओवर यूनियन बजट का हाईलाइट है, इतने ही हमारे सेक्टर्स पे बात की गई है यहाँ पर। चौथा जो एक फोकस है एरिया है वो है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। पांचवा जो एक फोकस है वो है अर्बन के डेवलपमेंट पर, यानी यहाँ पे और ज़्यादा शहरीकरण की बात की गई है। एनर्जी सिक्योरिटी की बात की गई है जिसमें हम सोलर पैनल्स वगैरह लगा के यहाँ पे लगाएंगे और बहुत सारी चीज़ें नई टेक्नोलॉजीज़ का यहाँ पर यूज़ करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करेंगे, ठीक है, ताकि इनके डेवलपमेंट से हमारे इंडिया भी एनहांस कर सके। और इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात की गई और नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स की बात की गई है कि हम आने वाले समय में और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमारा इंडिया जो है वो ग्रो करे, हमारी कंट्री ग्रो करे। और कंट्री का ग्रोथ तब होता है जब वो जो लाइन में जो आखिरी इंसान होता है वो ग्रो करता है, तभी कंट्री का ग्रोथ होता है ना भाई। अगर आपका टीम कब बढ़ेगा? जब हर एक मेंबर आपका इम्प्रूव कर रहा होगा तभी आपकी टीम बढ़ेगी, है ना। मतलब तभी आपके हम कह सकते हैं तभी आपके जो कि ग्रुप है उसमें ग्रोथ दिखाई देगा। तो इंडिया तब यहाँ पे ग्रो करेगा जब गांव का वो आखिरी घर ग्रो कर रहा होगा, तभी हमारा इंडिया भी ग्रो करेगा। तो हर एक चीज़ को यहाँ पे मद्देनजर रखते हुए सारी चीज़ों को यहाँ पे फोकस किया गया इस बार के यूनियन बजट में, ठीक है। सो आई होप यूनियन बजट हमने कुछ हद तक क्लियर किया हो। और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो आप मुझे मेल पर यहाँ पे पूछ सकते हैं vaishali.pandey@24/7.com पे, मैं आपका रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और अगर थोड़ा बहुत, क्योंकि ये देखिए यूनियन बजट इस बार काफ़ी अच्छे से बहुत डीपली हर एक चीज़ को यहाँ पे देखा गया है, तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको दोबारा से आपको ज़रूर समझ में आएंगी चीज़ें, है ना। सो आई होप आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड इन अ वेरी नाइसर वे। सो गाइज सेशन को शेयर डेफिनेटली कर दीजिएगा एंड चैनल को भी यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू एवरीवन।